Good morning, students. We started the chapter Islamic Rise of Islamic World, है ना? The Central Islamic Land. In the first part, we studied about the origin of Islam and the development of Islam. Okay, हमने क्या पढ़ा था कि इस्लाम का जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो इस्टेब्लिश किया था इस्लाम को, उसको इस्टेब्लिश करने का श्रेय मोहम्मद प्रोफेट को जाता है. मोहम्मद प्रोफेट जो कुरैश के रहने वाले थे. कुरैश अरब के मक्का में एक जगह का नाम है, एक बहुत बड़े एरिया का नाम है कुरैश, जहाँ से के वो रहने वाले थे मोहम्मद प्रोफेट. और जिस ट्राइब से वो बिलोंग करते थे उस ट्राइब का नाम था उमा ट्राइब. क्योंकि जो इस्लाम था, मुस्लिम्स जो थे शुरुआत में वो ट्राइब्स में रहा करते थे, अलग अलग कबीलों से बिलोंग करते थे. और उस जो भी ट्राइब का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन होता था उसको वो अपना राजा चुन लेते थे. तो इसी तरीके से एक जो स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब था उमा ट्राइब के लीडर थे मोहम्मद प्रोफेट जो कुरैश मक्का के कुरैश में रहते थे. और उन्होंने इस्लाम या फिर मुस्लिम डायनेस्टी की शुरुआत की थी. ठीक है, तो मोहम्मद प्रोफेट और उनके जितने भी डिसेंडेंट्स रहे हैं उन्होंने उमा डायनेस्टी को आगे बढ़ाया. बट फिर ये जो ट्राइब्स थे, उमा ट्राइब के अलावा और भी ट्राइब्स थी वहाँ पर कुरैश में, जो आपस में लड़ने लगी थी पावर को सेंट्रलाइज करने के लिए. इसी तरीके की एक और ट्राइब थी उमैयद, जिसका नाम था उमैयद ट्राइब का जो लीडर था मुवैया, उसने 661 में हुसैन को मार करके अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर दिया और उसने उमैयद डायनेस्टी को फाउंड किया जो 750 तक चला. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उमैयद एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी. ठीक है, जो फर्स्ट उमैयद खलीफा था मुवैया, है ना, उसने अपना कैपिटल डेमेस्कस को मूव कर लिया और अपने कोर्ट में कुछ सेरेमनीज न्यू सेरेमनीज लॉन्च की और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस जो थे उसने बनाए थे वो बाइजेंटाइन एम्पायर से इंस्पायर होकर के बनाए थे. और साथ ही उसने हेरिडेटरी सक्सेशन का जो रूल था उसने परस्यू किया था. और उसने सभी मुस्लिमों को ये आदेश दिया कि वो अपने सन को अपना हायर जो है नियुक्त करें. ठीक है, और उमैयद स्टेट जो है अब एक इम्पीरियल पावर बन चुका था. बहुत लंबे समय तक जो है इस्लाम का इस पर प्रभाव नहीं रह पाया और वो लेकिन जो सीरियन ट्रूप्स थे उनकी लॉयल्टी इनके साथ बनी रही. ठीक है, उमैयद एडमिनिस्ट्रेशन में क्रिश्चियन एडवाइज़र्स भी थे और साथ ही ज़ोरोस्ट्रियन स्क्राइब्स, ब्यूरोक्रेट्स, ये सब भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल थे. हालांकि इस्लाम जो है वो अपने लेजिटिमेट रूल के अकॉर्डिंग प्रोवाइड होता रहा, लेकिन उमैयद जो है हमेशा ही अपील करते रहे रिबिलियंस को कुचलने के लिए, आपस में यूनिटी बनाए रखे इस्लाम के नाम पर, है ना. हालांकि वो इस्लाम के सभी रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो ये उम्मीद रखते थे कि जो भी उमैयद्स हैं, उमैयद डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, वो सब आपस में यूनिटी रखेंगे और जो उनके रिबिलियंस हैं, अपोजर्स हैं, उनको वो सप्रेस करते रहेंगे और वो जो भी करते थे इस्लाम के नाम पर ही करते थे. ओके, तो ये थे उमैयद डायनेस्टी. इसके बाद है द अब्बासिद रेवोल्यूशन. अब्बासिद क्या थे अब, है ना. अब्बासिद जो थे वो अरब अब्बास के डिसेंडेंट थे. जो प्रोफेट के अंकल थे अब्बास, है ना, उनके डिसेंडेंट थे, इसलिए उन्हें अब्बासिद्स कहा गया था, है ना. अब्बासिद जो थे उन्होंने उमैयद रेजाइम को एक बुराई की तरह माना और जो अगला प्रोफेट बनने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म को जो मानते थे उन लोगों से ये प्रॉमिस किया कि वो ओरिजिनल इस्लाम को फिर से रिस्टोर करेंगे. हमने पीछे क्या पढ़ा था कि उमैयद जो थे
उमैयद डायनेस्टी के जो रूलर्स रहे, उन्होंने इस्लाम धर्म को पूरी तरीके से अडॉप्ट नहीं किया, उसके रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानते थे, लेकिन जो भी वो अपना काम करते थे, जो भी करते थे, वो सब इस्लाम के नाम पर करते थे। ठीक है। फिर अगला जो प्रोफेट थे, उनके अंकल अब्बास के डिसेंडेंट जो थे, उनको अब्बासिद कहा गया, और अब्बासिड्स ने ये प्रॉमिस किया लोगों से कि वो ओरिजिनल इस्लाम, प्रॉफिट के ओरिजिनल इस्लाम को वो रिस्टोर करेंगे, और जो बुराइयां थी उमैयद रिजाइम में उसको वो ख़त्म करेंगे। ठीक है। जो अब्बासिड्स का अपराइजिंग था वो खुरसन नाम का प्लेस है एक ईस्टर्न ईरान में। वहाँ से 20 डेज़ की जर्नी करके डेमेस्कस से 20 डेज़ की जर्नी के बाद एक बहुत ही तेज़ घोड़े पर बैठ करके खुसरन वहाँ पर पहुँचा। खुसरन जो है वो एक मिक्स्ड अरब इरानियन प्रजाति थी, पॉपुलेशन थी, जो किसी रीज़न से वहाँ से मोबिलाइज हो चुकी थी। अरब सोल्जर्स यहाँ पर बहुत जो थे बहुत ज़्यादा थे, जो इराक से बिलोंग करते थे, और सीरियंस को वो उन्होंने डोमिनेट किया था। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट चलाया गया वहाँ पर, जिसे दावा कहा गया, जिसे उमैयद को ब्रेक डाउन करने के लिए चलाया गया था, और उन्हें रिप्लेस किया गया, जिसे दूसरी फैमिली, मक्का की दूसरी फैमिली थी, उन्होंने उसे रिप्लेस किया। ठीक है। जो अब्बासिड्स के नाम पे में से जाने गए 750 में। ओके। फिर उनकी आर्मी जो थी, उन्होंने एक ईरानियन स्लेव को लीड किया जिसका नाम था अबू मुस्लिम। उसने लास्ट उमैयद कैलिफ मरवान को डिफीट किया ज़ाब रिवर के बैटल में। अब्बासिड्स रूल के अंडर में जो अरब का इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी डिक्लाइन हो चुका था, ईरानियन कल्चर का अब इंक्रीज़ होने लगा था। ठीक है। अब अरब कल्चर जो है अब कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस कम होने लगा था, उसकी जगह पर ईरानियन कल्चर इंक्रीज़ होने लगा था, क्योंकि ये जो अब्बासिड्स थे ये अरब से मूव होकर के किसी कारण से जाकर के ईरान में रहने लगे थे, और उन्होंने वहीं का कल्चर अडॉप्ट कर लिया। तो जब ये ईरानियन अब्बासिड्स, जब उन्होंने इस्लाम का जो डायनेस्टी थी, जब उसको आगे बढ़ाया, उसको अपने कंट्रोल में लिया, तो उन्होंने ईरानियन कल्चर को जो है अडॉप्ट किया था, और ईरानियन कल्चर को ही उन्होंने और ज़्यादा आगे बढ़ाया। तो इस तरह से अब्बासिड्स के रूल में अरब इन्फ्लुएंस अब कम होने लगा था, और ईरानियन कल्चर, एक नया कल्चर शुरू हो चुका था। ठीक। अब्बासिड्स ने अपना कैपिटल बगदाद में इस्टेब्लिश किया। बगदाद कहाँ है? नियर द रूइंस ऑफ द एंशिएंट इरानियन मेट्रोपोलिस सेजीफन, है ना? कहाँ पर? बगदाद में। जो इरानियन मेट्रोपोलिस था सेजीफन, उसके रूइंस के पास में उन्होंने अपना कैपिटल बनाया। आर्मी और ब्यूरोक्रेसी जो थी यहाँ पर, उसको उन्होंने रीऑर्गेनाइज़ किया, नए तरीके से उन्होंने अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज़ किया, जो कि नॉन ट्राइबल बेसिस पर इंश्योर की गई, और जिसमें इराक और खुरसन का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था। मतलब इराक और खुरसन के बहुत सारे जो सैनिक थे, बहुत सारे जो लोग थे, इसमें शामिल थे। अब्बासिड्स रूलर जो थे, उन्होंने अपने रिलीजियस स्टेटस को मजबूत किया, और जो खलीफा का फंक्शन था, और उनको इस्लाम का जो पैट्रोनाइज इंस्टीट्यूशंस थे और स्कॉलर्स थे, उनको भी काफ़ी उन्होंने बढ़ावा दिया। लेकिन उन्होंने एक मैग्निफिसेंट इंपीरियल आर्किटेक्चर और इलेबरेट कोर्ट सेरेमोनियल्स को भी मेंटेन किया था, जिसे उमैयद ने शुरू किया था। ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने उमैयद्स की अपनाई, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन्हें उन्होंने रिप्लेस कर दिया, जो उमैयद से उन्हें मिला था। ओके। अब हम पढ़ेंगे ब्रेकअप ऑफ द कैलिफेट एंड द राइज ऑफ सल्तनत। अभी तक खलीफा का शासन चल रहा था, है ना? अभी तक जो लीडर होता था, या फिर जिसको आप राजा बोल सकते हो, वो खलीफा के नाम से शासन करता था। लेकिन अब धीरे धीरे जो कैलिफेट था, खलीफा था, उसका ब्रेकअप होने लगा था, उसकी जगह पे सल्तनत का राइज होने लगा था। ठीक है। तो वो कैसे हुआ? 810 में एक सिविल वॉर ब्रोक आउट हुआ,
बिटवीन सपोर्टर्स ऑफ एमिन एंड मामून। एमिन और मामून के जो सपोर्टर्स थे उनके बीच में एक सिविल वॉर हुआ। ये कौन थे? हारून अल राशिद जो खलीफा थे उनके बेटे थे, जो कि which depend the factionalism and created a new power block of Turkish slave officer मामलुक्स, है ना। ये हारून अल राशिद जो खलीफा के बेटे थे मामून, और मामून जो था वो कौन था? खलीफा हारून अल राशिद का बेटा था, जो कि एक टर्किश स्लेव ऑफिसर की पावर पर डिपेंड करता था। ठीक है, बहुत सारी जो माइनर डायनेस्टीज थी इस समय वो उनका राइज हो चुका था, जैसे कि ताहिरिड्स और सैमनिड्स इन खुरसन एंड ट्रांसोक्सियाना ट्रांसोजियाना क्या है? तुरन या फिर ऑक्सस लैंड के पास का जो एरिया है, उसके बियॉन्ड जो एरिया है उसको क्या बोला जाता था? ट्रांसोजियाना। और जो टुलिनिड्स था इजिप्ट में और सीरिया में, अब्बासिद का पावर जो था वो जल्दी ही लिमिटेड हो गया था सेंट्रल इराक और वेस्टर्न ईरान से, तो उससे आगे वो अपनी पावर को नहीं ले जा पाए। 945 में जब ब्यूइड्स आए, ब्यूइड्स एक क्लेन थी, एक ट्राइब का जो मेन ट्राइब थी, शिटे, जिसे शिटे क्लेन कहा जाता है। शिटे क्लेन से वो बिलोंग करते थे, बाइड्स फ्रॉम द कैस्पियन रीजन ऑफ द ईरान। ईरान के कैस्पियन रीजन से वो बिलोंग करते थे। उन्होंने बगदाद को कैप्चर कर लिया। जो ब्यूइड्स थे, ब्यूइड्स रूलर्स थे, उन्होंने अपने लिए बहुत सारे टाइटल्स भी एज्यूम किए थे, जिनमें से एंशियंट ईरानियन टाइटल शहनशाह का टाइटल उन्होंने लिया था। लेकिन ये खलीफा जो थे उनके लिए ऐसा नहीं था, है ना। उन्होंने दे कैप्ट द अब्बासिद खलीफ्स एज द सिम्बॉलिक हेड ऑफ दियर सुन्नी सब्जेक्ट। ठीक है, तो उन्होंने अब्बासिद खलीफा जो थे उनको अपने सिम्बॉलिक हेड के रूप में रखा, जो उनके सुन्नी प्रजा से, सुन्नी सब्जेक्ट से बिलोंग करते थे, है ना। तो आगे जा कर के जो इस्लाम था उसका 2 पार्ट्स में डिवीज़न हो गया था, शिया और सुन्नी। ठीक है, तो जो अब्बासिद थे वो सुन्नी क्लेन से बिलोंग करते थे, और ये जो सल्तनत पीरियड में ब्यूइड्स आए, ब्यूइड्स ये शिया धर्म से बिलोंग करते थे। द फातिमिड्स बिलोंग टू द इस्लामिक सबसेक्ट ऑफ शियाज़्म, है ना। जो फातिमिड थे वो शीज़्म से बिलोंग करते थे और अपने आप को प्रोफेट के डॉटर का डिसेंडेंट क्लेम कर रहे थे। फातिमा, है ना, फातिमा जो थी वो कौन थी? द सोल राइटफुल रूलर ऑफ इस्लाम की असली हकदार थी, ऐसा माना जाता है। फ्रॉम दियर बेस इन नॉर्थ अफ्रीका, उनका बेस जो था नॉर्थ अफ्रीका से था, और उन्होंने इजिप्ट को 969 में कनकेर किया था और वहाँ पर अपना फातिमिद कैलिफेट इस्टेब्लिश किया था। ओके, द तुर्क्स वर नोमाडिक ट्राइब। जो तुर्क थे, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे थे, जिन्होंने सल्तनत डायनेस्टी की शुरुआत की, है ना। जो तुर्क्स थे वो नोमाडिक ट्राइब्स थे, सेंट्रल एशियन स्टीपीज से आए थे, और जिसे तुर्किस्तान कहा जाता था। तुर्किस्तान कहाँ, कौन सा एरिया है? नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अराल सी के नॉर्थ ईस्ट में, अप टू द बॉर्डर ऑफ चाइना के बॉर्डर तक फैला हुआ है ना। जिन्होंने धीरे धीरे इस्लाम को कन्वर्ट कर दिया, है ना। देवर स्किल राइडर्स एंड वॉरियर्स, वो बहुत ही कुशल राइडर थे, वॉरियर्स थे, और धीरे धीरे वो अब्बासिड्स में एंटर कर लिया उन्होंने। सैमनिद और बुइड एडमिनिस्ट्रेशन को कैप्चर कर लिया एज स्लेव एंड सोल्जर्स, राइजिंग टू हाई पोजीशन ऑन अमाउंट ऑफ दियर लॉयलिटी। अपनी लॉयलिटी और अपनी मिलिट्री एबिलिटी से उन्होंने अब्बासिद, सैमनिद और बुइड, इन सभी एडमिनिस्ट्रेशन को कैप्चर कर लिया। गजनाविद्स, अब यहाँ से सल्तनत डायनेस्टी का राइज होता है गजनाविद से। ठीक है, गजनाविद सल्तनत जो था वो एल्प्टेगिन में 961 में इस्टेब्लिश हुआ, और महमूद ऑफ गजनी जो 998 से 1030 के बीच में रहा, उसने अपने आप को
जो सल्तनत डायनेस्टी का रूलर घोषित किया। ब्यूट्स की तरह ही जो गजनाविद थे वो भी मिलिट्री डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी थे तुर्क के, और इंडियंस भी थे उनमें, है ना। उनमें से एक जो जनरल था महमूद, वो एक इंडियन था जिसका नाम था तिलक, है ना। लेकिन जो उनकी सेंट्रल पावर थी वो खुरसन और अफ़गानिस्तान में ही थी। अब्बासिद के जो खलीफा थे वो अपने राइवल्स को लेजिटिमेसी के अकॉर्डिंग सोर्स पर उनको नहीं हैंडल कर पाए। महमूद जो था वो बहुत कॉन्शियस था अपने बेटे को लेकर के, जो एक स्लेव था, और स्पेशली बहुत ईगर था वो सुल्तान की उपाधि लेने के लिए खलीफा से। जो खलीफा जो था वो सुन्नी गजनाविद को सपोर्ट करता था, है ना, एज अ काउंटर वेट टू शिट्टी पावर, ताकि जो शिया पावर है उसको वो ओवर पावर कर सके। शालजुक तुर्क्स एंटर्ड तुरान। जो शालजुक तुर्क्स थे, शालजुक के रहने वाले तुर्क थे, उन्होंने तुरान में एज अ सोल्जर, आर्मी में एक सोल्जर की तरह उन्होंने वहाँ पर एंटर किया था। ऑफ द ये शालिजुक कहाँ पर है? सोमानिड्स और कुरखानिड्स में है, जो नॉन मुस्लिम तुर्क्स थे। और सॉरी, शालजुक तुर्क जो थे वो समानिड्स और काराखानिड्स के रहने वाले थे। वो एक नॉन मुस्लिम तुर्क प्रजाति थी जो ईस्ट से आई हुई थी। इन्होंने तुरान में एंटर किया एज अ सोल्जर। बाद में उन्होंने अपने आप को एक पावरफुल ग्रुप में इस्टेब्लिश कर लिया अंडर द लीडरशिप ऑफ टू ब्रदर्स। कौन कौन से टू ब्रदर्स थे? तुगरिल और चागरी बेग। ये जो दो भाई थे, इन दोनों भाइयों ने शालजुक तुर्क्स को एक ग्रुप में इस्टेब्लिश करके अपने आप को एक पावरफुल ग्रुप बनाया। तो ये इन सब का एडवांटेज लेते हुए और गजनी के मोहम्मद की डेथ के बाद जो शालजुक थे उन्होंने खुरसन को कनकेर कर लिया 1037 में और निशापुर को अपना कैपिटल बनाया। जो शालजुक्स थे उन्होंने सबसे पहले वेस्टर्न पर्सिया और इराक पर अपना अटेंशन किया, उस पर ध्यान दिया, जिसे ब्यूट्स रूल कर रहे थे 1055 तक। उन्होंने बगदाद को रिस्टोर किया सुन्नी रूल से। जो सुन्नी मुस्लिम थे उनसे उन्होंने बगदाद को ले लिया, है ना। सुन्नी रूलर कौन था? हम पढ़ रहे थे अब्बासिड्स जो थे वो कौन थे? सुन्नी थे, है ना। कैलिफ मतलब खलीफा, है ना। जो कैलिफ थे अलकेम, उन्होंने तुगरिल बेग को कन्फर किया और उसे सुल्तान का टाइटल दिया, और साथ ही दे मूव दैट मार्क द सेपरेशन ऑफ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी। और उन्होंने ये बताया कि वो अपनी धर्म और राजनीतिक जो उनके अथॉरिटीज़ हैं उनको सेपरेट करें। जो दो भाई थे शालजुक, जो टू शालजुक ब्रदर्स थे, उन्होंने साथ में रूल किया इन द अकॉर्डेंस विद द ट्राइबल नोशन ऑफ द रूल बाय फैमिली एज अ होल। अपने जो उनकी ट्राइब थी, शालजुक ट्राइब थी, उसके हेड के रूप में उसके अकॉर्डिंग उन भाइयों ने जो है रूल किया वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से सल्तनत डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई कहाँ पर? बगदाद में। ओके, नाउ द क्रूसेड्स। अब हम क्रूसेड्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्रूसेड्स क्या था, है ना। 1095 से 1291 के बीच में वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियंस ने प्लानिंग की और मुस्लिम्स सिटीज़ के अगेंस्ट वॉर किया, ठीक है। ऑन द कोस्टल प्लेन ऑफ ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। कहाँ पर? ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के कोस्टल प्लेन्स पर उन्होंने अटैक करने का प्लान बनाया। ये जो वॉर्स थे वो बाद में क्रूसेड्स के नाम से डिज़ाइन किए गए। क्रूसेड का मतलब क्या होता है? जो पोप थे उन्होंने ऑर्डर दिया एक सेरेमोनियल ग्रांटिंग करने का, है ना। जो लोग फाइट करने के लिए जाते थे, है ना, उनको ये क्रूसेड की उपाधि दी जाती थी, है ना। शुरुआत में जो क्रूसेड था, क्रूसेड सोल्जर्स जो थे, जो फ्रांस और इटली
इटली को उन्होंने कैप्चर किया, सीरिया में एंटोनियो को कैप्चर किया और जेरूसलेम को क्लेम किया, अपना जेरूसलेम का एरिया जो है अपने अंडर में उन्होंने क्लेम कर दिया। उनकी जो विक्ट्री थी वो मुस्लिम के स्लॉटर को अकम्पनी करती है। और ज्यूज़ शहर में जो क्रॉनिकल्ड थे क्रिश्चियन और मुस्लिम, इन दोनों का ही एक के बाद एक शासन रहा था। मुस्लिम राइटर रेफर टू द अराइवल ऑफ द क्रिश्चियन, जो मुस्लिम राइटर्स हैं उन्होंने क्रिश्चियंस के अराइवल को, जिसे इफ्रिंजी कहा गया या फिर फिरंगी कहा जाता था उन्हें, जो ज्यूज़ थे उन्हें क्या कहा जाता था, फिरंगी या फिर इफ्रिंजी कहा जाता था। उन्हें फ्रैंकिश इन्वेशन का नाम दिया गया। जो फ्रैंक्स थे वो जल्द ही उन्होंने 4 क्रूसेडर्स स्टेट को अपने अंडर में कर लिया इन द रीजन ऑफ सीरिया पेलेस्टीन। कलेक्टिवली दीज टेरिटरीज वर नोन एज आउटरिमर। ये जो पूरी टेरिटरी थी इसको आउटरिमर कहा जाता था, क्योंकि ये समुद्र के किनारे का एरिया था, ओवरसीज़ एरिया था ये। और बाद में जो क्रूसेड्स थे उन्होंने डायरेक्टली अपना डिफेंस और एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। जब तुर्क्स ने एडेसा को कैप्चर किया 1144 में, तो एक अपील वहाँ पर पोप ने एक अपील मेड बाय द पोप फॉर अ सेकेंड क्रूसेड। जो सेकेंड क्रूसेड बना उसके लिए पोप ने एक अपील जारी किया। अ कंबाइंड जर्मन एंड फ्रेंच आर्मी मेड एन अटेम्प्ट टू कैप्चर डेमेस्कस, है ना। जर्मन और फ्रेंच आर्मी ने मिलकर के डेमेस्कस को कैप्चर किया, बट दे वर डिफीटेड। लेकिन वो दोनों ही हार गए और उन्हें वापस लौटना पड़ा अपने देश में। इसके बाद एक ग्रेजुअल इरोजन हुआ आउटरिमर के स्ट्रेंथ का। आउटरिमर कौन थे? जो फिरंगी थे, है ना, ज्यूज़ जो थे, ज्यूज़ धर्म को जो बिलोंग करते थे, जो क्रिश्चियंस थे, ठीक है। तो जो आउटरिमर्स थे उनका इसके बाद जो आउटरिमर थे उनकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे इरोड होने लगी थी। जो क्रूसेडर थे, क्रूसेडर ज़ील गेव वे टू लिविंग इन द लग्जरी। जो क्रूसेडर्स थे उनको लग्जरी में रहने की आदत हो चुकी थी, और जो बैटल्स टेरिटरी को ओवरकम करने के लिए जो उन्होंने बैटल्स की थी क्रिश्चियन रूलर्स के बीच में, वो आपस में ही वो क्रिश्चियन रूलर्स अब लड़ने लगे थे। सलादीन जिसका नाम था, उसने एक इजिप्टो सीरियन एम्पायर क्रिएट किया और जिहाद के लिए लोगों को बुलाया। जिहाद मतलब ऑलिव वॉर अगेंस्ट द क्रिश्चियंस को भगाने के लिए उन्होंने मुस्लिम्स को इजिप्ट और सीरिया से जो मुस्लिम्स थे उनके इस्लामिक जो लोग थे उनको इकट्ठा किया और जिहाद करने के क्रिश्चियंस के अगेंस्ट जिहाद करने के लिए उनको बुलाया, इकट्ठा किया और उन्हें 1187 में क्रिश्चियंस को हरा दिया। उन्होंने जेरूसलेम पर दोबारा अपना कंट्रोल कर लिया, है ना। 1 सेंचुरी तक, लगभग फर्स्ट क्रूसेड के 1 सेंचुरी के बाद 1 सेंचुरी तक उनका शासन वहाँ पर रहा, ठीक है। द लॉस ऑफ द सिटी प्रॉम्प्टेड अ थर्ड क्रूसेड इन 1189, है ना। तो जो ये जेरूसलेम था ये क्रिश्चियंस के हाथ से निकल चुका था, है ना। क्रूसेड्स जो थे क्रिश्चियंस थे, है ना। क्रिश्चियंस की जो डायनेस्टी थी उसे क्रूसेड्स कहा जाता था। ये मैंने आपको पहले बताया था, पोप ने ये नाम दिया था, ठीक है। तो जो ये सिटी थी, इसका जेरूसलेम सिटी की जो लॉस था उसके कारण थर्ड क्रूसेड हुआ 1189 में। लेकिन जो क्रूसेडर्स थे उन्हें बहुत कम ही मिल पाया कोस्टल टाउन में। पेलेस्टाइन जो खो चुके थे वो एरिया उसका एक बहुत छोटी सी जगह उनको मिली, और जो कि एंड फ्री एक्सेस टू जेरूसलेम फ्रॉम क्रिश्चियन पिलग्रिम्स। और जेरूसलेम जो उनका एक पवित्र स्थान है जहाँ पर वो पिलग्रिमेज के लिए जाते थे, तो वहाँ तक जाने का उन्हें बहुत ही कम एक्सेस मिल पाया, ठीक है। जो मामलुक्स थे, मामलुक्स कौन थे? स्लेव। मामलुक्स जो थे इजिप्ट के रूलर, फाइनली उन्होंने क्रूसेडिंग क्रिश्चियंस को भगा दिया फ्रॉम द पेलेस्टीन इन 1291। यूरोप अब धीरे धीरे अपना मिलिट्री इंटरेस्ट खोने लगा था इन इस्लाम एंड फोकस्ड ऑन इट्स। अब इस्लाम में जो मिलिट्री इंटरेस्ट था उनका वो कम होने लगा और उन्होंने इंटरनल पॉलिटिकल और कल्चरल डेवलपमेंट पर फोकस करना शुरू किया, ठीक है। तो
इसके बाद आगे का जो है इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्स, ये जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इतना जो है आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इनको ध्यान से इतना जो है आप सुनेंगे और समझेंगे, ताकि आपको आगे का पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, टिल देन गुड बाय।